आस विद्यालय के विज्ञान सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में अब हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम जनन क्रिया के बारे में समझ रहे हैं। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे नल आज जो हमारा सेशन है उसमें हम समझेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको आज हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो नर जनन तंत्र है इसमें कौन से हमारे जो नर में ऐसे कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जो जनन क्रिया में सहयोग देते हैं। तो हमने इससे पहले वाले सेशन में ये समझा था कि जैसे बच्चा जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे उनमें एक विशेष अंग डेवलप होने लग जाते हैं जो जनन क्रिया कर सकते हैं। और ये जो होता है ये एक प्यूबर्टी स्टेज होती है जहाँ पे हम ये चेंजेस हमें शरीर में हमारे होते हैं और वो सामने से भी दिखाई देते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मेल्स में, नर में क्या ये सिस्टम है और कौन कौन से अंग है। तो जो नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग हैं जो जनन कोशिकाओं में को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो ये इनका क्या काम होता है कि ये उन कोशिकाओं को निषेचन के लिए तैयार करते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं जहां पर निषेचन हो सके और एक नया जो जीव है वो एक बन सके। तो जैसा हमने प्लांट्स में देखा था, प्लांट्स में हमने क्या देखा था, स्टिग्मा था, है ना। स्टिग्मा पे क्या होते थे, पोलन ग्रेन्स आ जाते थे। फिर हमने देखा था पोलन ग्रेन वो जो हमारी पोलन ट्यूब के थ्रू कैसे, मतलब स्टाइल में पोलन ट्यूब होती थी, तो ये पोलन ट्यूब के थ्रू वो नीचे एग्स में जाते थे और तब उनका निषेचन होता था। तो नर में भी ऐसे कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं जो वो जैसा प्लांट्स में हमने नर्व के वो देखे थे, पोलन ग्रेन्स देखे थे, तो ऐसी नर में वो कोशिकाएं बनती हैं और वो कोशिकाएं आगे निषेचन के लिए तैयार होती हैं। जो नर जनन तंत्र बनाने वाले अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उनको हम नर जननांग कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको कहते हैं। तो उनका जो नाम है, एक सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वृषण, टेस्टिस। ये क्या है, तो आप देखें इस पिक्चर में ये वृषण है, समझ में आया। ये आ गया आपका टेस्टिस। प्लूरल जब होता है ये दो होते हैं, है ना। तो जब प्लूरल होता है तब इसकी स्पेलिंग हो जाती है TES, लेकिन जब आई है इसका मतलब अभी हम एक का ही समझ रहे हैं, दूसरा भी ऐसे ही होता है। तो किसी भी आप अगर नर में देखें तो दो टेस्टिस होती हैं या दो वृषण होते हैं। तो नर जनांगों में वृषण प्रमुख अंग है जो इसका क्या है, जो नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। तो टेस्टिस में क्या होता है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये उधर गुहा के बाहर वृषण कोश स्क्रोटम में स्थित होते हैं। तो ये देखिए, ये बाहर ये स्क्रोटम है, आप देख रहे हैं मेरा एरो, और इसके अंदर आपका ये वृषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये इसके जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक भाग जो शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन का स्राव करता है। तो ये जो आपने देखा अभी, उसमें जो टेस्टिस है उसमें एक का कार्य है कि शुक्राणु का निर्माण करना, और जो दूसरा भाग होता है वो ये हार्मोन डेवलप करता है। और ये हार्मोन, जैसा अभी हमने जो पढ़ा था कि
ये जब हम बड़े जब एक मनुष्य का जो एक शरीर डेवलप होने लग जाता है तो उनमें वो स्पेशल हार्मोन सेक्रीट होते हैं जो ये जनन कोशिकाओं का डेवलपमेंट में एक सहायक होते हैं। तो ये जो आप हार्मोन का नाम पढ़ रहे हैं, तो ये जो हार्मोन है ये कहाँ मिल रहा है? ये हमारा टेस्टिस में डेवलप हो रहा है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है और इनको नियंत्रण भी करता है, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये एक टाइम पीरियड के लिए ही एक्टिव होते हैं। फिर जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है ये उतने एक्टिव नहीं रह पाते और जो इनका जो कार्य होता है वो भी कम होता चला जाता है। तो वृषण का कार्य क्या है? नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करना। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था, या हार्मोन्स के नाम याद करने बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे जरूर किसी ना किसी रूप में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने देख रहे हैं वृषण कोश स्क्रोटम। तो जो हमने स्क्रोटम की बातें देख रहे हैं, अब आ जाता है वृषण कोश स्क्रोटम का कार्य। तो ये जो कोश होता है, तो ये वृषण ये कोई इसी कोश में क्या होते हैं, हमारे वृषण जो टेस्टिस होती है वो अभी हमने देखा था, इससे पहले वाली पिक्चर में स्थित होती है। तो ये वृषण के शुक्राणु मतलब जो स्पर्म का निर्माण जो हो रहा होता है, इसके लिए वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक ताप का एक टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये जो स्पर्म्स का जो एक निर्माण हो रहा है, जो स्पर्म्स बॉडी में बन रहे हैं, इनको एक स्पेशल एक टेम्परेचर की जरूरत होती है और शरीर के ताप से भी कम ताप की इनको आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमने देखा था, देखिए ये वृषण है और ये इसका कोश है। तो ये इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आपका स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है। और ये और इनका एक और कार्य होता है कि ये वृषण को स्थित रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। मीन्स जब कोई चीज आप देखें, हम अगर किसी एक पैकेट में एक किसी अगर थैले में कोई चीज रखें तो वो एक कंट्रोल में रहती है, टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, उसकी पोजीशन भी मेंटेन रहती है। हमारा पूरा बॉडी देखे, हर ऑर्गन अपने प्लेस पर रहे तो उसका ऐसा कहीं ना कहीं एक कोई कवरिंग, कहीं ना कोई उसको डैमेज ना हो, ऐसा कुछ एक कवरिंग रहती है जिससे वो अपनी पोजीशन में रहे और अपना कार्य ठीक से करता रहे। तो यहाँ पर वृषण कोश का यही कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र वाहिनी, जिसको वास डिफरेंस भी कहते हैं। ये हमारी क्या करती है, देखिए ये हमारी शुक्र वाहिनी है। ये वृषण में जो शुक्राणु निर्माण के बाद इसी शुक्र वाहिनी से होकर जो शुक्राशय है से आगे हम देखते हैं शुक्र वाहिनी। ये जो शुक्र वाहिनी वास डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, वृषण में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो इसके ही द्वारा, ये देखिए ये शुक्र वाहिनी है, ये इसी से शुक्राणु शुक्राशय, ये शुक्राशय है, देख रहे हैं, यहां तक पहुंचता है। तो यहाँ पे वो बनता है और यहाँ से शुक्राणु इस वाहिनी के द्वारा यहाँ पर पहुंचते हैं और ये शुक्राणुवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं और जो मूत्र मार्ग है वो शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह में ये एक मतलब दोनों एक ही अगर देखें तो एक ही पार्ट से वो शरीर से बाहर आते हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये हमने देखा था टेस्टिस, यहाँ पे आपके जो हैं ये शुक्राणु बन रहे हैं और ये जो वाहिका है इसके द्वारा ये शुक्राशय तक जा रहे हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। ये जो होती है ये एक थैली जैसी संरचना है, तो ये आप देखकर ही समझ रहे होंगे जैसे एक थैला है। और ये यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सारे शुक्राणु जो बन रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं तो इसका
हम खुद ही एक अर्थ निकाल सकते हैं कि ये उनका संग्रह करते हैं। और यहाँ जो संग्रह शुक्राणुओं को शुक्र वाहिका में डालते हैं, और वो जो शुक्र वाहिका से वो जो हमारा ये मूत्र मार्ग है, इससे वो बाहर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि भी इसको कहते हैं। ये एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है, और इसको हम कहते हैं सीमेन। तो यहाँ पे जो आपकी जो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि, तो यहाँ ये देखिए, ये है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। और ये शुक्राणुओं की गति के लिए एक तरल पदार्थ देती है जिसको हम कहते हैं सीमेन। और इसके कारण जो होता है, शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह अपना सरलता से आगे चल पाते हैं। और और यहाँ पे उनको ये इसके द्वारा, ये जो एक तरल पदार्थ है, इससे इनको पोषण भी मिलता है। तो ये इस टाइप से हमारे जो स्पर्म्स है वो टेस्टिस में बन के एक जगह कलेक्ट होते हैं, वहां पे नरिशमेंट लेते हैं और फिर वो आगे चलते हैं। अगर हम शुक्राणु की बात करें तो ये सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, और ये मुख्यतः क्या होती है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और ये एक लंबी पूंछ जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, और ये मादा जो जनन कोशिका होती है उसमें ये तैरने में, जो उनकी पूंछ होती है वो उनको तैरने में एक सहायता प्रदान करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या कार्य है, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, और किस प्रकार से वो एक जगह बन के दूसरी जगह कलेक्ट होते हैं और फिर वो आगे पास डाउन होते हैं। तो आज का हमने यही पढ़ा। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे मादा के कौन से जनांग हैं, और वो किस प्रकार से एक परिपक्व होकर एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और एक नए जीव को उत्पन्न करने का क्रिया करते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा आगे और समझते हैं। तब तक ये जो हमने पढ़े बहुत सारे ही आपके सामने नए नाम है, तो इनको आप देखें, पढ़ें, समझें और याद करने की कोशिश करें। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।